नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो आपके मुख्यमंत्री ने आज क्या कुछ किया आपके लिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके लिए सोचते हैं, आपके प्रदेश की भलाई के लिए तमाम स्टेप्स उठाते हैं, आज उन्होंने क्या कुछ किया है। तो लगातार इस शो को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं राज्य में, उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाए। तो आज हम अपने शो में बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि गुजरात में चुनाव है और ऐसे में तमाम तरह की रैलियां, बड़े बड़े भाषण, और ऐसे में प्रधानमंत्री खुद गुजरात के दौरे पर हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री से। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ताबड़तोड़ रैली कर रही है, ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है, जनसंपर्क यात्राएं निकाल रही है, नुक्कड़ों में जाकर के गुजरात के जो लोग हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है। तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे इस वक्त गुजरात की गलियों में आपको दिख जाएंगे प्रचार और प्रसार करते। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मेहसाणा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए व्यक्ति से बढ़कर पार्टी और पार्टी से बड़ा देश है। यही हमारी संस्कृति है और इसी संस्कृति के साथ हम काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस का मॉडल जातिवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद है। कांग्रेस का मॉडल मतलब खरबों का भ्रष्टाचार। लेकिन अब देश की युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है और वो आंखों पर पट्टी बांधकर यकीन नहीं करती, बल्कि काम करने वालों का मूल्यांकन करके आगे बढ़ती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अब से 20 साल पहले यहाँ सिर्फ 55 लाख बिजली कनेक्शन हुआ करते थे, जो कि अब 2 करोड़ हो चुके हैं, क्योंकि अब बिजली कनेक्शन के लिए लोगों को भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ता। तो वहीं यहाँ पहले लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसा करते थे, लेकिन आज घरों में रोजाना नर्मदा का पानी उपलब्ध है। विकास कार्य करने के लिए बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी और अब आएगी। एक बार सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने आज मेहसाणा में क्या कुछ कहा। આ દેશને વૈભવી બનાવવો છે તો ભારતીય જનતા પાર્ટીની નીતિ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની રીતિ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની રણનીતિ જ કામ આવવાની છે। કારણ કે એને જોયું છે, એને ખબર છે કોંગ્રેસનું મોડેલ કેવું છે। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે અરબો ખરબોનો ભ્રષ્ટાચાર। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે એની મોડેલની એક જ ઓખાણ ભાઈ ભતીજાવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે વંશવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે પરિવારવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલ એટલે જાતિવાદ। કોંગ્રેસનું મોડેલની પહેચાન સંપ્રદાયવાદ, વોટ બેંક પોલિટિક્સ, आज कांग्रेसनी पहचान। आ बधा અને એમાંથી હવે બાયોફ્યુઅલ, એમાંથી પણ વીજળી પેદા કરવાનું કામ આપણે કરી રહ્યા છે। આજે ગુજરાતમાં સોલર રૂફટોપ એના મામલામાં દેશમાં નંબર 1 છે ગુજરાત। મારે ગુજરાતના લોકોને અભિનંદન આપવા છે, ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકારને અભિનંદન આપવા છે, ગુજરાતના અમારા બધા સાથીઓને અભિનંદન આપવા છે। રૂફટોપની બાબતમાં સોલાર પેનલ અને એટલું જ નહીં, पहला तो बिजली मळे कि नहीं एना झगड़ा थता था, बिजली मळे तो बिजलीना बिलना झगड़ा थता था। ए दिवसोमांथी निकळीने आजे तमे तमारा घरमां बिजली पैदा करीने बिजली वेची शको त्यां सुधी आपणे लई गया वातने। हमणां हुं मोढेरा सूर्य मंदिरना કેટલાક ભાઈઓ જોડે વાત કરતો હતો, મેં એક બેન જોડે મારી વાત થઈ। મેં કહ્યું બેન, આ સૂર્યગ્રામ બન્યું તમને કેમ રહ્યું? કે સાહેબ હવે તો અમે અમારા ઘરમાં બધા ઇલેક્ટ્રિકથી ચાલનારી ચીજો લાવવા માંડ્યા છે, ખરીદવા માંડ્યા છીએ। અમે તો કે એસી લાવવાના છે। કેમ? તો કે હવે વીજળીનું બિલ આવતું જ નથી। એટલું જ નહીં કે અમે આ સોલાર એનર્જીથી વીજળી પેદા કરીએ છીએ ને, અને વધેલી વીજળી સરકારને વેચીએ છીએ, એનાય પૈસા મળે છે।
આ કામ આપણે કર્યું છે ભાઈઓ બહેનો વીજળીના ક્ષેત્રે આજે હરણફાળ ભરી છે ને એને ગુજરાતને એટલી બધી ઉર્જા આપી છે ગુજરાતને એટલું તેજસ્વી બનાવ્યું છે ગુજરાતને એટલું શક્તિશાળી બનાવ્યું છે એનો અંદાજ આજના જે રાજકારણના નેતાઓ ભાષણ કરવા આવે છે ને એમને આ મુસીબતો શું હતી ને મુસીબતોના ઉપાય કેમ નીકળે ને કાગળ ઉપર લખતા ન આવડે કરવાની વાત તો જવા दो भाइयों। तो प्रधानमंत्री ने आज जमकर निशाना साधा मेहसाणा से कांग्रेस पर, वंशवाद पर और भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ कहा। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ गुजरात पहुंच गए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में वहां पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की धरती प्रेरणा देती है। इस देश को अंग्रेज और कई टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों की साजिश को सफल होने नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात में भी भाजपा की सरकार होने के कारण आज डबल इंजन ग्रोथ हो रहा है। डबल इंजन सरकार के कारण ही मुफ्त में इलाज, मुफ्त में शिक्षा के अलावा मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा मिल रही है। मोदी सरकार के कारण ही अयोध्या में भगवान राम का मंदिर संभव हो पाया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट सका है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की 255 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर सिमट गई है। वहीं आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। कोरोना काल में दिल्ली की जनता को बुरे दिन देखने पड़े, तब इनके रोज रोज घोटाले सामने आए। और आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए आजादी के आंदोलन का हो या फिर आजादी के बाद जब इस देश को ब्रिटिशर अनेक टुकड़ों में बांटना चाहते थे, उन सभी षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए भारत गणराज्य की एकता का आधार बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती भी यही गुजरात है। जब भारत की राजनीति अविश्वास और अराजकता के दौर से गुजर रही थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, तब इसी गुजरात की माटी के लाल और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नेतृत्व मोदी जी ने संभाला। और भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। एक नए भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का जो दृढ़ इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने निर्णय लिया, वह आतंकवाद की ताबूत का अंतिम कील साबित हो रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का निर्माण हो रहा है, वह भारत को वैश्विक मंच पर भी सम्मान दे रहा है, भारत को आर्थिक समृद्धि भी दे रहा है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी कर रहा है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ कर रहा है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी कर रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और सूझबूझ का परिणाम है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ की आबादी है।
403 विधानसभा सीट है और कांग्रेस के पास अभी इसी साल चुनाव हुए थे, वहां विधानसभा के कितनी सीट है? 2। 403 में से मात्र 2 सीट कांग्रेस के पास है। तो गुजरात चुनाव में बड़े बड़े स्टार कैंपेनर्स को आप देख रहे हैं, उनमें से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और आज उन्होंने गुजरात की धरती से गुजरात वासियों को साधा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, थानों में, पुलिस चौकियों और सभी पुलिस कार्यालयों में पुलिस झंडा दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर डीजीपी डीएस चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग पिन लगाया और साथ ही मुख्यमंत्री योगी को प्रतीक चिन्ह भी सौंपा गया। इस दौरान एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और साथ ही प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद भी वहां मौजूद दिखे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके प्रदेश की पुलिस को झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ कर्मियों को पुलिस झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। संवेदनशीलता, समर्पण और सेवा के प्रतीक उत्तर प्रदेश पुलिस, हमें उस पर गर्व है। इस साल 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल है, जिसे उसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप 23 नवंबर 1952 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से पुलिस ध्वज प्रदान किया गया। ग्राफिक्स भी तैयार किया है। जरा बता दें कि पुलिस झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 23 नवंबर को पुलिस झंडा दिवस मनाया जाता है। साथ ही हम आपको यहाँ बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस को बहादुरी के लिए ये सम्मान दिया गया है, ताकि एक दिन ऐसा हो साल भर में जिस दिन हम उत्तर प्रदेश पुलिस को याद कर सकें, उनके समर्पण के प्रति अब कृतज्ञ हो सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सम्मान दिया था और इस दिन की स्थापना की थी और तभी से उत्तर प्रदेश में पुलिस दिवस मनाया जाता है। 23 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला था पुलिस कलर और झंडा दिया गया था उत्तर प्रदेश के पुलिस को, तभी से ये दिवस मनाया जाता है। 23 नवंबर 1952 में पीएसी बल को भी झंडा दिया गया था और साथ ही 4 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा ये पूरा का पूरा झंडा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम की गई थी। झंडे में ऊपर लाल और नीचे नीला रंग होता है और हमने आपको तमाम जानकारी दी। पुलिस झंडा दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ेंगे। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था, जिसको उन्होंने देखा और इस लेटर में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए थे। अगर इस पर कार्यवाही हुई होती तो शायद आज श्रद्धा वालकर बच जाती, जिंदा होती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए हैं कि श्रद्धा के शिकायती लेटर में बहुत गंभीर आरोप है, उसके बावजूद कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। प्रदेश सरकार अब इसकी जांच करेगी। आपको यहाँ बताते चलें कि महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पुलिस सबूतों की तलाश में लगातार जुटी है। इसी बीच मामले में खुलासा भी हुआ। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा ने आफताब की हिंसक प्रवृत्ति से परेशान होकर नवंबर साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को लिखे इस लेटर में श्रद्धा ने कहा था कि आफताब से उसकी जान को बड़ा भारी खतरा है। शिकायत में श्रद्धा ने कहा था कि आफताब उसके साथ अक्सर मारपीट किया करता है। इतना ही नहीं, आफताब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की भी धमकी देता है। ये धमकी 18 मई साल 2022 को सच साबित हो गई।
बूम नीचे का रखो, चेहरा देखने में। मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है। उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी। क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली? क्योंकि बिल्कुल ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती। और श्रद्धा हत्याकांड में मामले में ही आरोपी आफ्ताब का रोहिणी के एफएसएल लैब में पोलोग्रामी टेस्ट होने वाला है, जिसके चलते रोहिणी इलाके में आज उसकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। और हमारे सहयोगी अली शरर के खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के रोहिणी एफएसएल लैब के बाहर हम मौजूद हैं, जिसे निधि विज्ञान प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यहीं पर ही पोलोग्राफ टेस्ट होना है आरोपी आफ्ताब का, जिसके लिए पूरी तरह तैयारी कर ली गई है। मैं कहूँ अपने सहयोगी नरेश से वो तस्वीरों में दिखाएं। आप देख सकते हैं ये वो लैब है, यहाँ दिल्ली का सबसे बड़ा लैब माना जाता है और यहाँ पर दूर दराज से केसेस जो हैं वो यहीं पर इसी में ही प्रयोगशाला के तहत उनका टेस्ट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये वो है और यहाँ पूरी तरह तैयारी कर दी गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान पहले से अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आरोपी आफ्ताब को इसी प्रयोगशाला में लेकर आना है, जहाँ उसको प्रोग्राफी टेस्ट के जरिए तमाम सवालों के जवाब देने हैं। लेकिन आज इस पूरे मामले में अपडेट एक और ये निकल के आया। दिल्ली पुलिस ने जो आरोपी आफ्ताब का मोबाइल रिकवर किया है, उसके जरिए जो चैट रिकवर की जा रही हैं, एक चैट ये भी सामने आई है कि उसने अपने एक मित्र को ये कहा है 4 महीने पहले कि मेरी श्रद्धा से बात कराइए। यानी कि उसने हत्या करने के बाद भी 4 महीने तक लोगों को अपने। और चलिए आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बेटी आदित्य ठाकरे ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। वे तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पर पहुंचे और इस दौरान तेजस्वी यादव ने आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी समेत सभी नेताओं का भव्य स्वागत किया। स्वागत के दौरान तेजस्वी यादव ने मिथिला पेंटिंग की चादर और लालू यादव पर लिखी 2 किताबें आदित्य ठाकरे को भेंट की गईं। वहीं आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव को एक मराठी शॉल और शिवाजी महाराज की मूर्ति उपहार में दी है। मुलाकात के बाद दोनों के नेताओं ने गर्मजोशी के साथ मीडिया से बातचीत की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हर मुलाकात राजनीतिक नहीं होती। माफ कीजिएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती हमारे सामने है और इसे बचाने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा वो सब हम करेंगे। तो वहीं आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि ये युवाओं की मुलाकात थी, हमने तेजस्वी को मुंबई आने का न्योता भी दिया। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। जान रहे कि आदित्य ठाकरे जी इनका पहली बार जो है बिहार आना हुआ है। यहाँ हम लोगों ने स्वागत किया है। नौजवान है, युवा है, महाराष्ट्र प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और अपनी जिम्मेवारियों को उन्होंने बड़े अच्छे से निभाने का काम किया। और हम लोगों की तो पहले भी बातचीत जो है चलती रहती थी, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा था। कभी हम लोगों का प्लान बनता था महाराष्ट्र जाने का, बॉम्बे जाने का, लेकिन बन नहीं पाया। हम तो चाहते थे कि जा करके उद्धव ठाकरे जी से और आदित्य जी से मिले, लेकिन समय नहीं मिल पाया व्यस्तता के कारण। लेकिन आज ये यहाँ आए हैं, हमारी पहली मुलाकात इनसे हुई है। और आप सब लोग जानते हैं कि देश जो है हमारा युवा देश है, ज्यादातर आबादी जो है युवाओं की है। और जब कोई युवा पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आता है और नेतृत्व करता है तो बड़ी खुशी की बात है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है इनकी और शिष्टाचार मुलाकात है। जो महाराष्ट्र में हुआ सब लोग जानते हैं कि
और हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। जयपुर में बैठक हुई है और बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा हुई, जो कि जल्द ही राजस्थान में आने वाली है। इसकी तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई गई। तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिसंबर को ये यात्रा राजस्थान पहुंच जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक रहने वाली है और यहां से फिर हरियाणा के लिए रवाना होगी। यात्रा की राजस्थान में तैयारियों को लेकर समन्वय समिति पहली मीटिंग कांग्रेस वॉर रूम से हुई है। इसमें समिति के तकरीबन 33 सदस्य शामिल हुए। बैठक के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक बेरोजगारी को खत्म करना और सद्भाव को बढ़ाना है। राहुल गांधी का देश के लिए संदेश स्पष्ट है। उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कारवां चल पड़ा है। अब ये यात्रा आजादी के बाद सबसे बड़ी यात्रा होने वाली है। आपको यहां बताते चलें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगी। इन 6 जिलों में यात्रा 521 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कुछ ही अनुभव के आधार पर आपको शेयर किया गया है कि राजस्थान की यात्रा भी बहुत ही शानदार तरीके से निकलेगी। राजस्थान में माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। कार्यकर्ताओं कई जगह से यात्रा निकालने लगे लोग हीरो के। जयपुर में 5-6 यात्रा निकल चुकी है भारत में। या तो भारत जोड़ो सेतु बन गया जयपुर के अंदर। तो जोधपुर से यात्रा शुरू हुई है। मतलब लोगों में यात्रा का उद्देश्य है महंगाई, बेरोजगारी और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत रहे आपस के अंदर देशवासियों में, जो कि तनाव है, हिंसा है। तो राहुल जी का संदेश स्पष्ट है पूरे मुल्क के अंदर। उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए वो कारवां चल पड़ा है। 3,500 किलोमीटर की यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी यात्रा है और राजस्थान के अंदर बहुत शानदार तरीके से लोग आएंगे। हम भी अपील करना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से भी, प्रदेशवासियों से भी, कि सबके सहयोग से ही यात्रा बहुत शानदार कामयाब हो। एक मैसेज जाए भारत सरकार पे, दबाव पड़े कि महंगाई का मुद्दा देशव्यापी बन चुका है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत भयंकर उनको ले डूबेगा। तो समय रहते हुए आप कदम उठाइएगा जिससे कि वहाँ राहत मिले देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और शांति, सद्भाव, विकास के लिए बहुत जरूरी है। जहाँ हिंसा होगी विकास नहीं होगा। तो ये मुद्दे जो हैं ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि यात्रा को सफल बनाएंगे। तो मिस्टर सीएफ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।